अस्सलाम वालेकुम सबको। अपने जो फेवरेट ट्रेडिंग मेथड्स हैं, कुछ सेटअप्स हैं, वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। आज की क्लास में भी जो रिमेनिंग्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक मेथड है, अभी बताऊँगा आपको। लेकिन उससे पहले एक जो काफ़ी स्टूडेंट्स के जहनों में शुरू से एक क्वेश्चन पैदा हो रहा होगा कि ये गैप्स क्या होते हैं, गैप्स कब आ जाते हैं और कैसे काम करते हैं। ठीक है, संडे गैप्स अक्सर आपने देखा होगा मार्केट वीकेंड पे ना, फ्राइडे वाले दिन जब क्लोज होती है तो एक खास प्राइस के ऊपर क्लोज हो जाती है। लेकिन मंडे मतलब संडे की रात को जब मंडे मार्केट स्टार्ट होती है तो एक गैप के साथ स्टार्ट हो जाती है। ऊपर की तरफ गैप आ गया होता है या नीचे की तरफ गैप आ गया होता है। उसकी वजह क्या होती है और वो गैप आप उससे फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। देखें, ये ना फोरेक्स मार्केट में, ये फोरेक्स में देखो, ये जो गैप है ना, इसको आपने कंसीडर करना है फोरेक्स के करेंसी पेयर्स के अंदर, या ये जो कमोडिटीज़ हैं कुछ जैसे ऑयल हो गया, और गोल्ड में भी नहीं है तो ऑयल में देखो, और करेंसी पेयर्स में स्पेशली देखो। जब गैप्स आते हैं ना तो उनको आप यूज़ कर सकते हो अपनी फैसिलिटी के लिए। लेकिन स्टॉक्स वगैरह में ये जो गैप्स हैं ना, ये आते रहते हैं, अक्सर आपको नज़र आते रहेंगे। और स्टॉक्स वगैरह में तो संडे तो दूर की बात है, ये उसके अंदर ही डे बाय डे उसमें गैप आ जाते हैं। कुछ स्टॉक्स ऐसी हैं, तो वहाँ पर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट ना करना। गैप आता क्यों है, बड़ा सिंपल सा इसका, उसकी वजह आप पहले भी जानते होंगे कि फ्राइडे नाइट एक करेंसी क्लोज हुई है एक खास लेवल के ऊपर, और अब 2 दिन है यार, 48 घंटे हैं। 48 घंटों में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 48 घंटों में उस मुल्क में कोई बैड न्यूज़ आ सकती है, एक सडन बैड न्यूज़ आ सकती है, कोई मिसहैप हो सकता है, कोई इन्वेजन हो सकता है, कोई वोट वहाँ पे लग सकती है, कोई पॉलिटिकल लीडर जो बहुत बड़ा वहाँ का कोई लीडर है उसकी डेथ हो सकती है, कोई वहाँ का बहुत बड़ा कोई दुश्मन है जिसके पीछे वो लोग पड़े हुए थे वो आज पकड़ा जाता है, कोई टेररिस्ट पकड़ा जाता है। तो कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, कोई बैड न्यूज़ हो सकती है। ठीक है, और वो जब अकॉर्डिंग टू न्यूज़ मंडे जब मार्केट ओपन होती है तो सबको पता होता है कि अब इस चीज़ ने ऊपर जाना। तो ये तो बड़ा एक शानदार मौका दे दिया ना मार्केट ने आपको कि ओपन होते साथ ही तैयार रहना पूरे 2 बजे, वो बाय को या सेल के बटन को अपने हाथ में रख के कि जैसे ही मार्केट ओपन होगी मैं इसको बाय सेल कर दूंगा। आपको ये मौका नहीं मिलने वाला। ठीक है, वो क्यों नहीं मिलने वाला? मार्केट ओपन ही उस लेवल से होगी जिस लेवल पे अभी इस चीज़ की प्राइस को आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर ज़्यादा बड़ी न्यूज़ थी, ज़्यादा गुड न्यूज़ थी, तो करेंसी की प्राइस ज़्यादा ऊपर जाके ओपन हुई होगी, जहां पर उसको अब होना चाहिए इस न्यूज़ को प्राइस इन करने के बाद। या ज़्यादा बुरी न्यूज़ थी तो उसकी प्राइस अकॉर्डिंगली नीचे गिरी होगी। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है। और अक्सर तो नहीं है कह सकते, लेकिन जो बड़े बड़े गैप्स आते हैं वो कम आते हैं। छोटे मोटे गैप्स आते रहते हैं वीकेंड के ऊपर, कहीं पे कोई न्यूज़ आ गई है, कहीं पे कोई सरप्राइज़ आ गया तो छोटा मोटा गैप आ जाता है। वो देखो, गैप्स को मैं ट्रेड करने की बात क्यों कर रहा हूँ। 2012 में एक स्टडी हुई थी, उसमें उन्होंने ये कंक्लूड किया था कि 85% जो संडे वीकेंड गैप्स होते हैं ना वो फिल हो जाते हैं अगले 48 घंटों में, मतलब 2 दिनों में, अगले 2-2.5 दिनों में 85% जो गैप्स आते हैं फोरेक्स मार्केट में वो फिल हो जाते हैं। गैप फिल होने का मतलब क्या होता है? मार्केट ऐसे ऊपर जा रही थी, ये फ्राइडे आ गया, मार्केट यहाँ पे इस लेवल पे क्लोज हो गई। इस करेंसी के बारे में ओवर द वीकेंड कोई गुड न्यूज़ आई है, करेंसी यहाँ से ओपन होती है, यहाँ पे अब कैंडल्स बनना शुरू होती हैं। कहती हैं कि अगले 48 घंटे में कैंडल्स नीचे आएंगी, इस गैप को फिल करेंगी, जहाँ पे जिस लेवल पे ये प्राइस बंद हुई थी या जिस लेवल पे ये गैप आया था उस लेवल के पास जाके इसको एज अ सपोर्ट यूज़ करेगी मार्केट और फिर उठना शुरू होगी। मतलब यहाँ पे अगर मार्केट ओपन हो गई है तो आप सेलिंग कर सकते हो कि गैप ने फिल होना है। इसकी वजह पता है क्या है?
देखो मार्केट बेशक गैप आया, यहाँ पे ओपन हुई अगले वीकेंड पे, मतलब स्टार्ट ऑफ द वीक पे, तो यहाँ पे स्टिल मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है क्योंकि गुड न्यूज़ आई हुई है और स्टिल यहाँ पे मार्केट में एक थिन मार्केट है। या तो मार्केट में सिर्फ बायर्स मौजूद हैं या फिर अगर ये गैप नीचे की तरफ आया है तो मार्केट में सिर्फ सेलर्स मौजूद हैं। ठीक है, एक बड़ा बुरी तरह से मार्केट का ना इन गैप्स के बाद बैलेंस खराब हुआ होता है, मार्केट इक्विलिब्रियम चाहती है यहाँ पे इमीडिएटली। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट इस ऊपर वाले एग्जांपल में मार्केट नीचे आना शुरू होगी, लिक्विडिटी अपनी बनाएगी। लिक्विडिटी बनाना मतलब बायर्स सेलर्स की एक खास रेंज इकट्ठी करना। उस रेंज को इकट्ठे करते करते 85% ऐसा होता है कि मार्केट अपने इस पिछले गैप को फिल अप कर लेती है और इसके आसपास यहाँ पे कहीं पे आके फिर वापस उठना शुरू होती है क्योंकि यहाँ पे अब एक इक्विलिब्रियम बन गया होता है मार्केट का। और कहते हैं कि अगले 48 घंटों में ज़्यादातर देखा गया है कि मार्केट पहले अपना गैप फिल करती है, उसके बाद ऊपर जाती है, ये जहाँ भी जाना होता है, या फिर यहीं से नीचे गिर जाएगी, जो भी आगे न्यूज़ वगैरह जो भी उसकी डेवलपमेंट्स होती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ आपको कि ना देखो कैंडल्स बनती हैं, मैं कैंडल्स की मद में आपको सिखा रहा हूँ। ये देखो एक बाय का ट्रेंड चल रहा था, सेलिंग की कैंडल्स भी बन रही थी और फिर बाय का ट्रेंड ऐसे चला और मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गई आज। ठीक है, उसके बाद मार्केट अगले दिन यहाँ पे ओपन होती है, यहाँ पे एक ये कैंडल बनता है, H1 चार्ट है जी। ठीक है, एक ये कैंडल बनता है, फिर एक ये कैंडल बनता है। मार्केट अभी कुछ वो साइंस हेजिटेशंस के शो कर रही है, हमें लगता है इवेंचुअली इसने नीचे गिरना है। देखो इस कैंडल का ना, ये नीचे वाली कैंडल का विक देखो कहाँ तक बना हुआ है। मार्केट अगर नीचे गिरती है, हो सकता है मार्केट ये करे, कभी कभार हो सकता है मार्केट ये करे, ये मार्केट ने पिछली कैंडल की जहां से गैप शुरू हुआ था उसकी विक वाले लेवल को हो सकता है एक विक मार के ही टच कर ले और उसके बाद कैंडल वापस ऊपर क्लोज दे दे। मेरे भाई गैप फिल हो चुका है। अक्सर ट्रेडर्स ये कहते हैं कि नहीं, गैप तो पूरी कैंडल्स पूरी बॉडी बनाती हैं, पूरा गैप को फिल करती हैं, उसके बाद ऊपर उठना शुरू होती है। मेरे भाई कैंडल ने अगर विक भी मार दिया ना नीचे, उस गैप को कवर कर लिया उस विक से, तो वो गैप कवर हो चुका है। ज़रूरी नहीं है कि सारी कैंडल्स नीचे आए बॉडी बनाएं। अक्सर आपको ये गैप ऐसे कवर होता नजर आएगा। ये आखिरी कैंडल थी पिछले ट्रेंड की और ये पहली कैंडल थी गैप के बाद, इसी ने पहली कैंडल ने ही पूरा गैप कवर कर लिया। अब ट्रेडर्स क्या कहेंगे, नहीं जी भी कैंडल्स ने नीचे आना है, इस गैप को कवर करेंगे, नहीं, मार्केट अब ऊपर उठ सकती है। ये विक इस गैप को कवर कर चुकी है। देखो गैप वो जगह है जहां पर मार्केट में बगैर बगैर सेलिंग हुए अगर बुलिश गैप है तो ये देखो ये आखिरी कैंडल था और ये गैप के बाद पहला कैंडल था। अब बीच में ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला गैप वाला एरिया, इतना एरिया जो प्राइस ऊपर गई हुई है ना, ये प्राइस बाय में गई हुई है विदाउट सेलर्स के। ठीक है, विदाउट बायर्स के और विदाउट सेलर्स के एक गैप आया हुआ है ये वाला। मार्केट को इस एरिया में कुछ ट्रांजैक्शंस चाहिए, मार्केट को इस एरिया में कोई एक्टिवली ट्रेडिंग चाहिए। तो अगर विक मारने मार्केट नीचे आती है तो ये विक के अंदर सेलर्स ही थे ना, बायर्स भी थे सेलर्स भी थे, जिसने इस खाली एरिया को फिल कर लिया एक विक ने। विक का मतलब है कि यार वहां पे कुछ लेन देन हो रहा है, डिमांड ज्यादा हुई है या कम हुई है जिसकी वजह से प्राइस नीचे आई है, विक लगी है लेकिन उसके बाद वापस ऊपर चली गई है, तो इस विक ने गैप को कवर कर लिया हुआ है। डेफिनेटली आपको समझ आ गया होगा। कई ऐसे गैप्स होंगे जो आप देखोगे सिर्फ विक्स ने कवर किया होगा और आप कह रहे होंगे अभी ये गैप फिल अप होने हैं, वो फिल हो गए हुए हैं मेरे भाई। ठीक है, तो अब उनके फिलअप होने का वेट ना करो। और 80 to 85% बोला जाता है कि गैप फिलअप हो जाते हैं
कई ऐसे गैप्स आपको मिलेंगे जो फिल नहीं होंगे, मार्केट मूव ऑन करेगी, आगे जाती रहेगी। और अब जब ये गैप्स ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं तो आपको कई ऐसे गैप्स मिलेंगे जो फिलअप नहीं होंगे लेकिन थोड़ी देर बाद होंगे। 48 घंटों में तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि फ़ौरन गैप आने के फ़ौरन बाद ट्रेडर्स की कोशिश होती है कि इस गैप को फिल अप करें। अब बुलिश गैप आया है तो सेलिंग में चले जाते हैं सारे, वहाँ पे बैलेंस मजीद बिगड़ जाता है। मार्केट फिर बाय में जाना पसंद करती है कि ठीक है मेरी तरफ से बाहर में जाओ। हम इंसानों ने खराब किया हुआ मार्केट का बैलेंस यार, ठीक है। तो फिलअप होते हैं, मैं भी आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। जैसे पास्ट की बात करें ना तो एक बड़ी शानदार एग्जांपल थी, मैं उसमें ले जाके तो नहीं आपको बता सकता। जैसे एक दफ़ा वो हो रहा था यार 2015 में, मैं पढ़ रहा था एक जगह पे, वो ग्रीक रिफरेंडम हो रहा था। तो वहाँ पे ग्रीक्स ने ना वोट्स करने थे कि हमें आईएमएफ की तरफ से जो बेल आउट की जो कंडीशंस दी गई हैं, जैसे पाकिस्तान में होता है आईएमएफ हमें पैसे दे रहा है लेकिन कुछ शर्तें रख रहा है, तो वहाँ पे उन्होंने रेफरेंडम करवाया आवाम से कि बताओ आईएमएफ की शर्तें ये मंजूर हैं या नहीं है। अब अगर तो आईएमएफ की शर्तें आवाम को मंजूर होती तो वो यूरो के लिए बेहतर था, क्योंकि वो आईएमएफ का बेल आउट मिल जाना था उन्हें। वो उसका ना वीकेंड के ऊपर वो वोटिंग हुई है, तो साफ साफ अवाम की तरफ से नो आया। 61% ने कहा कि नो, हमें ये बेल आउट मंजूर नहीं है। मतलब ये यूरो के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ थी, ठीक है। और वो 39% ने हाँ कहा हुआ था, लेकिन ये वोटिंग में फैसला हुआ कि हमें बेल आउट नहीं चाहिए। मतलब ये यूरो के लिए नेगेटिव न्यूज़ है, अब बेल आउट नहीं मिलेगा। तो ठीक ठाक यूरो यूएसडी का चार्ट नीचे की तरफ गैप के साथ ओपन हुआ था। ये गैप तकरीबन कह लो यार 100 पिप्स के करीब का था या 1000 पॉइंट्स का था, ठीक है। 100 पिप्स के करीब या 1000 पॉइंट्स का, जैसे कि अगर है ना यूरो यूएसडी क्लोज हुआ है 1.10,800 पे, तो गैप आने के बाद प्राइस ओपन हुई है 1.9,800। ये नहीं कि 0 समथिंग हो गया, गैप थोड़े छोटे छोटे ही होते हैं प्राइस के। 100 पिप थोड़े हैं यार। अब आम आदमी को तो वो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन चार्ट के ऊपर ठीक ठाक वो गैप आ जाता है। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल थी मेरे पास, वो जब तुर्किश लीरा के क्राइसिस आए थे 2018 में, अगस्त के करीब 2018 में ना, तो उस टाइम वहाँ की तुर्की के हालात काफ़ी ख़राब जा रहे थे। वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स थे वो कह रहे थे जी कि यहाँ पे आपकी इन्फ्लेशन काफ़ी ऊपर जा रही है, और जो तैयब उर्दुगान थे उन्होंने मना कर दिया था सेंट्रल बैंक को भी रेट्स बढ़ाने से। तो क्राइसिस काफ़ी चल रहे थे वहाँ पे। तो वीकेंड पे उनकी ना एक वो थी स्पीच थी, तो यूएसडी टीआरवाई तुर्किश लिरा है। तो अगर ये तुर्किश लिरा वीक होता है तो पेयर को ऊपर जाना चाहिए, नीचे। डेफिनेटली आपको पता है कि पेयर को ऊपर जाना चाहिए, इस पेयर को, अगर तुर्किश लिरा वीक होता है। तो इन्वेस्टर्स बड़े आराम से बैठे हुए थे, मार्केट भी क्लोज हो चुकी थी फ्राइडे के बाद। संडे को उनकी ये स्पीच थी तैयब उर्दुगान की। तो सब समझ रहे थे कि ये स्पीच में आके ना आवाम को ज़रा हौसला देंगे, तसल्ली देंगे, लेकिन होता ये है कि वो उल्टा एंटी यूएस स्पीच करते हैं, एक बड़ी टका के कि भाई ये तो यूएस ने हमारे पीछे पड़ा हुआ है, एक इकोनॉमिक जंग छिड़ी हुई है हमारे यहाँ पे जो अमेरिका ने छेड़ी हुई है, तो हम इसका भरपूर ये करेंगे वो करेंगे। तो वो एक सही गुस्से वाली स्पीच कर दी उन्होंने ये अमेरिका के खिलाफ। तो ठीक ठाक ये पेयर एक गैप के साथ ओपन हुआ था अगले दिन मंडे को। इसी तरह से जब वो क्या नाम था उनका, क्या नाम था यार, हुसैन, यार मेरे ज़हन से क्यों निकलना शुरू हो गए, सद्दाम हुसैन, ठीक है। जब वो पकड़े गए थे तो वो यूएसए के लिए, यूएसडी के लिए एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ थी कि फाइनली सद्दाम हुसैन साहब को कैप्चर कर लिया गया, और वो वीकेंड पे कैप्चर हुए थे। तो वो अमेरिका के नाक में तो दम था ना कि इनको पकड़ेंगे, तो ये यूएस डॉलर के लिए पॉजिटिव था कि सद्दाम हुसैन पकड़ा गया, मतलब यूरो यूएसडी का पेयर नीचे की तरफ गैप के साथ ओपन होगा। अब इस तरह के कई गैप्स हिस्ट्री में आते रहे हैं और अगले 48 घंटों में वो फिल अप होते रहे हैं,
ठीक है, ये USD TRY वाला गैप भी फिल हो गया था, ये वाला गैप भी फिल हो गया था, सद्दाम हुसैन वाला, ठीक है, वो तैयब उर्दुगान वाला भी फिल हो गया था। बाकी भी जो आपको वो बताया है ग्रीक रेफरेंडम वाला, वो भी अगले 48 घंटों में मार्केट ने उसको फिल कर लिया था। मतलब अच्छी एक अपॉर्चुनिटी होती है अगर गैप आ जाए तो उसके अगेंस्ट जाके बाइंग या सेलिंग करना। लेकिन अभी ये ज़रा डिफ़िकल्ट और थोड़ा सा टेक्निकल होता जा रहा है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स हैं वो दिखाता हूँ। जैसे अभी ये ऑयल का चार्ट है, H1 चार्ट है, ये देखो भी ये रीसेंट एग्जांपल ही है। तो यहाँ पे ये वीकेंड क्लोज हुआ और यहाँ से अगला वीक स्टार्ट होता है। तो अब देखो ये H1 चार्ट है, तो अगले 48 घंटों में 2 दिनों में मार्केट ने फाइनली पहले कंसोलिडेशन में रही है और फाइनली फिर उसने उस गैप को कवर किया है। एग्जैक्टली उस गैप की विक मिल गई है ना आपस में, या थोड़ा बहुत फासला रह भी जाए कोई मसला नहीं होता, ठीक है। तो उसके बाद फिर देखो कैसे मार्केट ऊपर उठना शुरू हुई है। इस तरह की कई एग्जांपल्स आपको मिलेंगी। मार्केट एक गैप के साथ ओपन हुई होगी और अब ये नहीं है कि गैप आया और आपने फ़ौरन सेल कर दिया, जी मार्केट आपके लिए तैयार बैठी थी, ये जी मेरे अंदर गैप आ गया, आके पैसे कमा लो। नहीं, मार्केट ने यहाँ पे देखो कितनी देर मार्केट इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश करती रही है, फिर फाइनली मार्केट ने उस गैप को कवर किया। इस तरह काफ़ी टाइम टू टाइम आपको चीज़ें नज़र आएंगी। आपने अब इतनी जल्दी शायद गैप फिलअप ना हो, ये तो है, ये भी 48 घंटे में फिल हो गया था। अब ये देखो ये US ऑयल का ही डेली चार्ट है और यहाँ पे ये देखो ये थोड़ा पुराना चार्ट है, मार्च 2023 का, मतलब इतना भी पुराना नहीं है, ये चार महीने पुराना, इतना ही तकरीबन 4-5 महीने पहले की बात है। और मैंने एक्टिवली इसको बहुत अच्छी ट्रेड की हुई है। यहाँ पे ये वीकेंड खत्म और डेली चार्ट है, ये अगला डे देखो ओपन हो गया। यहाँ पे मार्केट कितने दिन, अब सारे यहाँ पे सेलिंग करना चाह रहे थे कि जी इतना बड़ा गैप आया हुआ है, यहाँ पे मार्केट इस गैप को फिल करेगी, सब यहाँ पे सेलिंग करना चाह रहे थे, ठीक है। कई सेलिंग के ऑर्डर लगे हुए थे। अब मार्केट का यहाँ पे बैलेंस मजीद बिगड़ रहा था। मार्केट कितने दिन देखो छोटे छोटे कैंडल्स यहाँ पे बनाती रही है, कितने ही दिन। अब मुझे पता था कि ये गैप ऐसा है जिसने फिलअप होना ही होना है, और यहाँ पे एक बड़ा शानदार एक ये रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ था, ये वाला, ये 83 का लेवल था ऑयल का, 83 का लेवल। सब वेट कर रहे थे कि अगर तो ये 83 का लेवल ब्रेक हो गया तो इसके बाद मार्केट ने गैप फिल नहीं करना। मार्केट कोई 2-3-4-6 महीने के बाद आके शायद गैप फिल कर ले, अभी मार्केट ने ऊपर ही उठना है। ये मार्केट का एक सेंटीमेंट बन गया था। फाइनली ये 83 का लेवल ब्रेक होता है। मेरी बात सुनो जरा आप गौर से, मैं नहीं और कई ट्रेडर्स जिन्होंने ठीक ठाक काम किया हुआ था, वो यहाँ पे बैठे हुए थे ताक लगा के कि कब सेलिंग करना है। 83 का लेवल ब्रेक हुआ है, ये हमें मज़ीद एक सेलिंग का चांस, एक सेलिंग के अंदर हमारा पॉजिटिव हमें चीज़ मिली है कि हाँ भाई ये स्लिंग शॉट रिवर्सल हो सकता है, फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। यहाँ पे 83 का लेवल ब्रेक होने की देर थी, बायर्स मार्केट के अंदर आए। देखो नीचे गैप भी आपको बता रहा है कि वो भी फिल होने वाला है, हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, मार्केट उस गैप को फिल नहीं कर पाई। देखो डेली की कितनी कैंडल्स बन गई हैं, तकरीबन 2 हफ्ते लगने वाले हैं मार्केट को, गैप अभी तक फिल नहीं हुआ। मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लेवल भी तोड़ दिया है। मार्केट किस चीज़ की तैयारी कर रही हो सकती है यहाँ पे। और फाइनली उस टाइम 200 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज डेली चार्ट के ऊपर ही ऐसे थी। फाइनली ये एक 5 स्टार ट्रेड थी हमारी, जो हमने यहां से सेल किया। ये जो 83 का लेवल इस कैंडल ने तोड़ा था ना, इस कैंडल ने, तो यहां पे इसने हल्का सा उस मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया था, 200 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज को। मैं अगर अभी आपको मूविंग एवरेज ड्रॉ करके दिखाऊंगा ना, तो वो कुछ ऐसे आ रही होगी। देखो वक्त के साथ साथ नीचे आ गई हुई है। उस टाइम मैंने आपको मूविंग एवरेज का बताया हुआ है कि वो वक्त के साथ साथ खुद को एडजस्ट करती है, आगे कैंडल्स चल गई हुई हैं, उसके हिसाब से उसने अपनी पिछली मूवमेंट को भी ठीक कर लिया हुआ है। उस टाइम एग्जैक्टली मूविंग एवरेज यहाँ पे थी, मुझे मूविंग एवरेज से ऊपर एक क्लोज मिला, मूविंग एवरेज से नीचे एक क्लोज मिला, यहाँ पे हमने सेलिंग किया था। और यहाँ पे एक और मजे की बात बताऊं, फंडामेंटल्स बहुत साथ दे रहे थे, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे हुआ पता क्या था, वो जापान की तरफ से ना
यार कट छोड़ करके आपको बताता हूँ, एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ थी ऑयल को लेके। सब समझ रहे थे ऑयल ने ऊपर जाना, लेकिन एक्चुअली वो न्यूज़ नेगेटिव थी। ऑयल को ना मैनुअली कंट्रोल किया जाता है। आपको पता है ना, ये गल्फ कंट्रीज जो सी होती हैं ये ऑयल प्रोड्यूस करती हैं और इस हिसाब से प्रोड्यूस करती हैं कि इसकी ज़्यादा वो क्या कहते हैं उसको, डिमांड मतलब सप्लाई ज़्यादा बढ़ ना जाए, हम ज़्यादा ऑयल बना के मार्केट में ना भेज दें, उसकी प्राइस नीचे आ जाएगी। थोड़ा सा आप आगे स्टडी करोगे ना आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ना एकदम से मेरे ज़हन से फिगर्स निकल गए हैं। वो समझ लो कि ओपेक ने ना अपना 150 मिलियन बैरल समथिंग करके ना वो डेली की प्रोडक्शन कम कर दी। अब अवाम यहाँ पे पागल हुई हुई है कि यार ओपेक ने इतनी प्रोडक्शन कम कर दी है अपनी। ओपेक की कंट्रीज ने मीटिंग की कि जी हम ऑयल की प्रोडक्शन कट कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्शन कट कर रहे हैं, ऑयल की डिमांड ये लोग ऊपर लेके जाने वाले हैं, ऑयल ने बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाना है, और इस तरह का सेंटीमेंट बना हुआ था वहाँ। अब ये ऑयल के लिए डेफिनेटली एक पॉजिटिव न्यूज़ थी ना कि ऑयल की प्रोडक्शन कट हो रही है, इसकी प्राइस ऊपर जाएगी। पीछे मामला पता है क्या था? जापान ने वहां से ऑयल लेना बंद कर दिया था ओपेक से। जापान अब रशिया से ऑयल लेना शुरू कर रहा था। जंग के बाद ना, ये रशिया यूक्रेन की जंग उस टाइम तकरीबन चल ही रही थी, तो अभी भी कह सकते हो चल ही रही है यार, कोई हतमी फैसला तो हुआ नहीं है। तो मुझे नहीं पता जब आप ये लेक्चर देख रहे हो तब हो गया हो, जब मैं बना रहा हूँ तब तो ऐसे ही है, बीच वाला ही काम है। तो जापान ने फाइनली रशिया से डील कर ली कि हम तुमसे ऑयल लेंगे। रशिया के ऊपर तो सैंक्शंस लगी हुई थी ना कि वो ऑयल किसी को नहीं दे सकता। तो ओपेक ने अपनी प्रोडक्शन इसीलिए कट की कि अब वो जापान को ऑयल नहीं देगा। जापान की जितनी डेली यूजेज जापान में था ना ऑयल का, अगर आप उस यूजेज को देखो और ओपेक की कटिंग देखो, तो ओपेक ने अभी उस हिसाब से प्रोडक्शन कट नहीं की जिस हिसाब से जापान ने लेना बंद कर दिया। तो ये ऑयल के लिए एक्सट्रीमली नेगेटिव न्यूज़ थी। ये सिर्फ वो जानते थे जिन्होंने डीपली जाके इसको स्टडी किया कि ओपेक ने अपनी प्रोडक्शन कट क्यों की है, क्या वजह बनी है। पता चलता है जी जापान ने ये हरकत की है। फिर जापान को जाके देखो कि क्या है वहाँ का प्रोडक्शन वगैरह का क्या हिसाब है, कितनी वहाँ यूज़ कितना होता है वहाँ पे। तो मैं कहता हूँ जापान कहता है मुझे डेली का मैं वो 200 लीटर पेट्रोल यूज़ करता हूँ। बड़ी सिंपल सी मिसाल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जापान डेली ओपेक से 200 लीटर पेट्रोल लेता था, ठीक है। ओपेक ने 150 लीटर अपना पेट्रोल जो है ना अब बनाना डेली बेसिस पे कम कर दिया, ठीक है। 150 उसने अपनी कटिंग की है ओपेक ने। पता चलता है कि जापान की तो 200 की थी डिमांड, मतलब डिमांड में 200 की कमी आई है। 50 लीटर की स्टिल ओपेक अभी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर रहा है। जापान ने तो 200 अब रशिया से लेना शुरू कर दिया रोज का, तो ओपेक 50 लीटर एक्स्ट्रा क्यों बना रहा है? अवाम ये देख रही है कि ओपेक ने 150 लीटर कट कर दिया। ये लीटर वगैरह एग्जांपल दे रहा हूं, ये वो मिलियंस में होता है, ठीक है। तो एक्चुअली वो नेगेटिव न्यूज़ थी। यहां पर फंडामेंटल्स भी हमें बता रहे थे कि इसने जाना सेलिंग में ही है। गैप भी था और भी बहुत कुछ था, फियर भी था, सब कुछ था, स्लिंग शॉट रिवर्सल भी। ये 5 स्टार ट्रेड थी एक, ये ठीक ठाक पैसे दे के गई हुई है हमें, सही है। यहां तक हमने सेल किया था, इस लेवल तक मार्केट, उसके बाद और नीचे गई। और यहां पे देखो ये मार्केट भी एक गैप के साथ ओपन हुई। गैप, एक स्लिंग शॉट, वो स्लिंग कह रहा हूं, एक गैप के बाद एक हैमर भी बना, स्पाइक भी बना, गैप भी था, मार्केट ने उस गैप को फिलअप किया, ठीक है। यहां पर देखो ये एक मूव ऊपर जा रहा था, डेली चार्ट है, ये एक लेवल आया, मूव ऊपर जाते जाते बड़ा सा एक कैंडल बना बाय का। ये बता रहा है कि ये जो बाय का ट्रेंड एक चला था ना छोटा सा, ये फिर कैंडल एक गैप के साथ ओपन हुई और फाइनली नीचे आके उसने क्लोजिंग दी। ये एक स्पाइक थी मेरे भाई, ये एक बड़ी शानदार स्पाइक थी। मैंने आपको कहा है कि प्राइस का एक्सट्रीम पे होना जरूरी नहीं है, कभी कभार आपको ऐसे भी स्पाइक्स मिलती रहेंगी। और ये इंगल्फिंग कैंडल भी है एक, इंगल्फिंग नहीं, इसको क्या कहते हैं, क्या था यार, डार्क क्लाउड कवर। आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स वाली प्लेलिस्ट देखोगे, यकीन करो आपको मजा आ जाना है। ये बड़ा शानदार पैटर्न था, बड़ी कमाल की सेलिंग मिली है यहां से, ठीक है, और बड़ी चीखती हुई सेलिंग मिली है। ये देखो यहां पर फिर आके ये एक हरामी पैटर्न बना है।
अब आप कहोगे कि ये कौन सा पैटर्न है, इसको जापान में बोलते, वो जापानीज में बोलते हैं हैरामी, हैरामी, हम लोग इसको हरामी बोलते हैं। जो मर्जी बोलो, पता होना चाहिए कि ये है क्या। ठीक है, ये बड़ा शानदार पैटर्न बना और उसके बाद मार्केट देखो कैसे नीचे गिरी है। तो जगह जगह पे अलग अलग पेयर्स में आपको बहुत कुछ अभी मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो गैप्स की समझ आ गई, इनको कैसे यूज करना है। मैं कोई गारंटी नहीं कर रहा कि अगले 48 घंटों में फिल हो जाएगा, ये टाइम टू टाइम डिपेंड करता है कि उस गैप के अंदर कितना हम लोगों ने इम्बैलेंस डाला हुआ है, और फिर बाकी चीज़ों के साथ मैच करके ये दो एग्जांपल्स बड़ी क्लियर है आपके सामने कि यहाँ पे कैसे इस गैप को बाकी चीज़ों के साथ मैच करते हुए यहाँ पे वो अग्रेसिवली यूज़ किया गया। फिर इस गैप को इन चीज़ों के साथ मैच करते हुए अग्रेसिवली यूज़ किया गया कि ये फिल होना ही होना है, और वो अगले 48 घंटों में फिल हुआ है। ठीक है, तो ज़रा अब अपना आंख कान नाक दिमाग सब कुछ खोल के आपने चार्ट्स पे जाना है। एक आखिरी अब आपको सेटअप बताने वाला हूँ जो इन सब पे शायद भारी रहेगा, अच्छा आपको वहाँ पे वो मज़ा भी आएगा उसको सुन के, उसको समझ के। थोड़ा टेक्निकल है समझने वाला, लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देगा वो आपको बाइंग सेलिंग की। मुझे तो बहुत अच्छी मिलती हैं क्योंकि प्रैक्टिस के साथ साथ उसको यूज़ करना भी बड़े अच्छे तरीके से आ गया हुआ है। और ये मेरा फेवरेट लास्ट वन है, तो अब ज़रा ध्यान से समझना, हमने बाकी सारे लेक्चर में सिर्फ इसी को डिस्कस करना है। अब इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम डेविएशन फ्रॉम अ मूविंग एवरेज। कॉपी पेंसिल पास रख लो, ये लिखना पड़ेगा आपको। इसको कैलकुलेट करने का एक प्रॉपर फॉर्मूला है। और डेविएशन क्या होती है? दूर चले जाना किसी चीज़ से, डेविएट कर जाना फ्रॉम अ मूविंग एवरेज। एक मूविंग एवरेज से प्राइस जब काफ़ी दूर चली जाती है तो वो एक बड़ा शानदार मौका होता है उस प्राइस से फ़ायदा उठाने का। एक्सट्रीमली जब प्राइस कैंडल्स एक मूविंग एवरेज से डेविएट कर जाती हैं तो वो एक बड़ी शानदार टाइम होता है ट्रेड करने का। कहते हैं कि नॉर्मली अगर प्राइस अपनी मूविंग एवरेज जिस प्राइस के ऊपर है उससे 1% से ज़्यादा डेविएट कर गई हो ना, तो अब इसने वापस आना है। मूविंग एवरेज कैसे काम करती है याद है ना? कैंडल्स ऐसे ऊपर जा रही हैं, मूविंग एवरेज नीचे चल रही होगी। देखो ये मूविंग एवरेज कैंडल्स को अपनी तरफ खींचती है, ऐसे ही है। फिर ये फिर रिपेल भी करती है एज अ सपोर्ट। और अगर कैंडल्स इस मूविंग एवरेज से नीचे आ जाएं तो इससे कितना नीचे जाएंगी? मूविंग एवरेज भी मुड़ना शुरू होगी और कैंडल्स भी मूविंग एवरेज की तरफ एक मैग्नेट की तरह काम करती हैं। प्राइस अपनी मूविंग एवरेज से दूर नहीं जा सकती। ऐसे नहीं हो सकता कि प्राइस यहाँ पहुंची हुई है और मूविंग एवरेज अभी यहाँ पे ही है। छोटी मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूँ कि बहुत ऊपर जाई जा रही है और मूविंग एवरेज ने प्राइस को अपनी तरफ खींचना है। ये जितना दूर जाएगी प्राइस उतने ही चांसेस हैं इसके वापस नीचे गिरने के। समझो इसको, प्राइस अपनी मूविंग एवरेज से जितना दूर जाएगी उतने ही चांसेस हैं कि मूविंग एवरेज अब वापस इसको अंदर खींचेगी कि तू किधर जा रही है। ठीक है, ये एक मैग्नेट की तरह काम करती है मूविंग एवरेज। अब कौन सी मूविंग एवरेज, कितना दूर, ये सब हमने सीखना है। ठीक है, अब मैं आपको चार्ट पर ले जाकर दिखाऊंगा अभी, बल्कि ना आपको पहले ले जाके दिखा ही देता हूँ। आपने करना पता है क्या है? H1 चार्ट के ऊपर सबसे पहले देखना है प्राइस कहाँ पे है। फिर H1 चार्ट के ऊपर आपने एक मूविंग एवरेज ड्रॉ करनी है 100 की, 100 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज। बस सिर्फ इस मूविंग एवरेज से आपने देखना है प्राइस कितना डेविएट करने के बाद वापस खींची चली आती है। मैं अगर आपको चार्ट दिखाऊं तो आपको समझ आएगी मैं बात किस बारे में कर रहा हूं। ये यूएसडी कैड का चार्ट है H1, ये 100 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज है। देख रहे हो ये प्राइस के लिए एक मैग्नेट की तरह का काम करती है। 100 की ही यूज करनी है, 100 के अलावा और कोई मूविंग एवरेज यूज नहीं करनी।
यहाँ पर देखो कितनी प्यारी डेविएशन मिली है हमें। जब प्राइस यहाँ पे थी तो मूविंग एवरेज तकरीबन यहाँ पे थी, हालांकि अब ये ज़्यादा नीचे आ चुकी है, उस टाइम ये यहाँ पे कहीं पे होनी है। सही कह रहा हूँ, अभी ये नीचे आ चुकी है। ठीक है, तो कितनी ज़्यादा हमें डेविएशन मिल गई, इतना दूर चली गई है प्राइस अपनी मूविंग एवरेज से। अब उठना है इसने, मूविंग एवरेज ने खींचना है इससे। ठीक है, पास्ट में जाके देखोगे जगह जगह ये होता आपको नजर आएगा। जगह जगह जब भी प्राइस अपनी मूविंग एवरेज से एक हद तक ज़्यादा दूर चली जाती है, उसके बाद प्राइस ने अपनी मूविंग एवरेज के पास जाना होता है। यहाँ पे देखो ये एकदम से इतनी डेविएशन मिली, मार्केट गिरी है। ये भी डेविएशन ही थी, यहाँ पे मूविंग एवरेज थी, इतना मार्केट प्राइस ऊपर चली गई, अब इसने नीचे गिरना है। ठीक है, ये भी डेविएशन ही थी। अब कितना डेविएट करेगी ये मैं अभी आपको सिखाऊंगा, सब बताऊंगा। ये बड़ा बहुत शानदार टूल है। ये देखो जगह जगह नहीं मिलेगा, ये देखो कभी कभी ज्यादा डेविएशन जब मिलेगी तब आपने बाय करना है। जब ये भी डेविएशन है लेकिन ये ज्यादा नहीं है, इस तरह की तो कई हुई हुई है, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है क्योंकि इतना ज्यादा डेविएट नहीं की हुई प्राइस। जहां पे ज्यादा डेविएट की हुई है देखो इस तरह के लेवल्स के ऊपर, जहां बहुत ज्यादा फासला आ गया हो, अब प्राइस जिस तरह रबर को जितना ज्यादा खींचोगे उतना ही जोर से वो वापस जाएगा ना। तो यहां पे तो अभी ये खींचे ही कुछ नहीं है। ठीक है, अब पीछे जाते हैं। ये देखो ये है डेविएशन, यहां पे था, ये भी मुझे नहीं पता कितने परसेंट बनती है। ये देखो ये डेविएशन नहीं है, ये है डेविएशन। इतना दूर जा चुकी है अपनी मूविंग एवरेज से, अब ये खींचेगा इसको वापस। जहां पे मर्जी इसको रख के देख लेना, ये काम, सॉरी वो नहीं, ये देखो ये उस टाइम प्राइस यहाँ पे कहीं पे थी, कितना ज़्यादा प्राइस एकदम से डेविएट कर गई है। अब तैयार हो जाओ यहाँ पे सेलिंग के लिए। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर तुम सेलिंग करते हो और प्राइस और ऊपर चली जाती है तो मेरे भाई बेशक तुम्हारे अगेंस्ट जा रही है लेकिन मज़ीद डेविएट होती जा रही है, रबर मज़ीद खिंचता जा रहा है। ज़ोर से वापस आना है इसने। ये बहुत शानदार टूल है, इसको समझ लो तो ये अकेला तुम्हें बहुत कुछ दे सकता है। ठीक है, और ये जगह जगह इनको डेविएशन नहीं समझ लेना, ये डेविएशंस नहीं है, ये कोई इतना रबर नहीं खींचा हुआ। इसको रबर की तरह देखो, तो जितना ज़्यादा ये खींचेगा उतना ही ज़्यादा ये वापस प्राइस को मूविंग एवरेज अपने पास लाएगी किसी और। ये USD CHF का चार्ट है, यहाँ पे देखो ये डेविएशन है? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं है क्योंकि बहुत थोड़ा फासला है। ये है डेविएशन, ये थी मूविंग एवरेज और ये प्राइस पहुंची हुई है, अब खींचना है इसने। ये थी मूविंग एवरेज और ये प्राइस पहुंची हुई है, अब इसने ऊपर जाना है। ये H1 चार्ट है, देखो कितने ज्यादा मौके मिलते हैं आपको। जहां जहां पे आप देखोगे, ये देखो ये डेविएशन नहीं है, ये डेविएशन कुछ भी नहीं है। ये हो सकती है डेविएशन, ये क्योंकि ये देखो मूविंग एवरेज अब ऊपर आई हुई है, उस टाइम इसने यहाँ पे कहीं पे नीचे होना है। ये तो वक्त के साथ साथ और ऊपर आ गई है ना, इसलिए आपको पहले उसने इस तरह होना है कहीं पे। तो ये उस टाइम बहुत ज्यादा डेविएशन थी, तो आपने कौन सा पास्ट में जाके ट्रेड लगानी है, आपने तो अब जाके देखना ना कि आप कितना डेविएट हुई हुई है। ठीक, जिस मर्जी पेयर में इसको रख के देख लेना। ये देखो ये कितनी शानदार डेविएशन थी। ये कभी भी आपको नाराज नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। ठीक है, अगर इसको यूज करना ठीक तरीके से सीख लिया। ये USD कैट का मैं H4 चार्ट पे भी अभी आपको बताता हूं, लेकिन अभी H1 पे करना है आपने। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कितना प्राइस ऊपर चली जाए? अगर हम बाय की बात करें, बाय में डेविएशन की बात करें, सेलिंग को छोड़ दो अभी। ठीक है, बाइंग में कितना प्राइस अपनी मूविंग एवरेज से ऊपर चली जाए तब मैं तैयार हो जाऊं सेलिंग के लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जवाब ये है कि अगर देखो यहां पे प्राइस क्या थी अगर मैं कंट्रोल F प्रेस करूं तो यहां तक देखूं ना, अगर डेविएशन जब यहां पे हुई थी तो ये प्राइस थी 0.91,000 समथिंग, और उस टाइम मूविंग एवरेज देखो नीचे कहां पे थी, यहाँ पे। ये तो अब आ गया ना मूविंग एवरेज, उस टाइम और भी नीचे होनी है। ये तो अब वक्त के साथ साथ यहाँ पे आ गया, हम इसी के हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पे 0.91,000 और कितना है 65, और ये मूविंग एवरेज उस टाइम कहाँ पे थी 0.90,200 पे।
मुझे कैसे पता चलेगा ये कितने परसेंट डेविएट किया हुआ है इसने अपनी मूविंग एवरेज की जो प्राइस है ना इस टाइम, मूविंग एवरेज की प्राइस, एक्चुअल प्राइस ने अपनी मूविंग एवरेज से कितना डेविएट किया हुआ है, एक्चुअल प्राइस ने अपनी मूविंग एवरेज वाली प्राइस से कितना डेविएट किया हुआ है। समझो, कहते हैं कि अगर 1% से ज़्यादा एक्चुअल प्राइस डेविएट कर जाए ना अपनी मूविंग एवरेज से, जो अभी प्राइस चल रही है वो 1% से ज़्यादा डेविएट कर गई हो अपनी मूविंग एवरेज से, तो अब वो ओवरडन हो चुकी है, फिर चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है परसेंटेज को, ये फॉर्मूला आपको बताने लगूं। लिखो इसको अपने पास। अभी हम इंक्रीज इन प्राइस की बात कर रहे हैं, मतलब प्राइस ऊपर है मूविंग एवरेज नीचे है, सेलिंग की बात नहीं कर रहे। तो इंक्रीज इन प्राइस का फॉर्मूला लिख लो। इंक्रीज का फॉर्मूला है जी, न्यू नंबर बताता हूं अभी, माइनस ओरिजिनल नंबर। न्यू नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर। ठीक है, न्यू नंबर पता है क्या है, जो अभी प्राइस चल रही है। ये ऊपर वाली प्राइस की बात कर रहा हूं, इंक्रीज की बात हो रही है, हम ऊपर की तरफ से कैलकुलेट कर रहे हैं कि प्राइस कितना ऊपर गई हुई है, कितना डेविएट करके ऊपर गई हुई है। तो न्यू नंबर है जो इस टाइम प्राइस चल रही है, जो चार्ट पर तुम्हारे सामने है। ओरिजिनल नंबर है उस टाइम मूविंग एवरेज किस प्राइस पे करी है, 100 पीरियड की, लिख लो इसके सामने, सिंपल मूविंग एवरेज वो किस प्राइस पे है, वो तुम्हारा ओरिजिनल नंबर है। तुमने अभी वाले न्यू नंबर को माइनस कर देना है ओरिजिनल नंबर से, मूविंग एवरेज वाली प्राइस से, तो तुम्हारे पास इंक्रीज इन प्राइस आ जाएगी। प्राइस के अंदर इंक्रीज कितना हुआ हुआ है अभी, ठीक है, तो इंक्रीज आ गया तुम्हारे पास आंसर, कितना इंक्रीज हुआ हुआ है, पिप्स कितने हैं, जो भी है वो एक फिगर आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, अब तुमने इस इंक्रीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है कि ये कितने परसेंट इंक्रीज है। तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज जो आपके पास आंसर आया है अभी, उसका फॉर्मूला है, आप इंक्रीज लिखो, जो भी आपके पास आंसर आया है वो लिखो, उसको डिवाइड करो ओरिजिनल नंबर के साथ, जो पहले आपके पास ओरिजिनल नंबर अभी है, ठीक है, जो ओरिजिनल नंबर यहां पे था उसके साथ, ये मैं ON लिख रहा हूं, ओरिजिनल नंबर, आप पूरा लिख लेना अपने पास, ठीक है। डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 के साथ, बस। अब आपके पास एक परसेंटेज आ जाएगी, वो बता देगा कि ये न्यू नंबर और ओरिजिनल नंबर में कितने परसेंट की डेविएशन है। नहीं समझ आया तो एक दफ़ा इसको रिवाइंड करके देख लो, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने एक एग्जांपल देखेंगे इंक्रीज इन प्राइस की, और देखेंगे कि वो कितने परसेंट प्राइस ऊपर की तरफ इंक्रीज की हुई है। तो यहाँ पे हम चार्ट पे जाएं ना, अब फ़र्ज़ करते हैं हमें चार्ट यहाँ पे मिला है यहाँ पे, ठीक है, और मूविंग एवरेज उस टाइम यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है, हालांकि इससे नीचे ही होनी है, ये ज़्यादा डेविएट हुई हुई है, लेकिन अभी मान लेते हैं कि मूविंग एवरेज उस टाइम यहाँ पे कहीं पे है। तो इस टाइम हमने देखना है कि ये कितने परसेंट का इंक्रीज बनता है, 1% से ज़्यादा बनता है या नहीं बनता, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, न्यू नंबर देखेंगे इस टाइम क्या है हमारे पास। न्यू नंबर प्राइस इस टाइम कहाँ पे है, 0.91,065 पे, हम 0.91,060 कर लेते हैं प्राइस को यहाँ पे। तो न्यू नंबर हमारे पास आ गया, फॉर्मूला में आके ज़रा वैल्यू पुट करो। इंक्रीज इन प्राइस इज इक्वल टू न्यू नंबर। न्यू नंबर क्या है हमारे पास, 0.91,065, ठीक है, और माइनस ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है हमारे पास, ओरिजिनल नंबर है हमारी उस टाइम जो
वो मूविंग एवरेज किस जगह पे खड़ी है, यार ये क्यों आ रहा है बीच में, तो उस टाइम मूविंग एवरेज थी जी हमारी इस जगह पे, वो नंबर है 0.90,150, 0.90,150। तो इस टाइम हमारे पास ओरिजिनल नंबर हम यहाँ पे पुट करेंगे 0.90,150। हम इन दोनों को आपस में अब कैलकुलेटर ओपन करते हैं और माइनस करते हैं। आप भी कैलकुलेटर ओपन करो, इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.000915। ये 915 पॉइंट्स हैं, ठीक है, या फिर इनको 91 पिप्स कह लो, ठीक है। ये प्राइस में इंक्रीज आया हुआ है अभी अपनी सिंपल मूविंग एवरेज से, ये प्राइस इतना ऊपर गई हुई है। ये आंसर आ गया आपके पास, इंक्रीज इन प्राइस आ गया आपके पास। अब आपने इस इंक्रीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ये इंक्रीज लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है, 0.000915। इस इंक्रीज को हम डिवाइड करेंगे ओरिजिनल नंबर से जो मूविंग एवरेज है, ठीक है, ठीक है। ओरिजिनल नंबर जहां पे अभी मूविंग एवरेज है वो क्या था, 0.90,150। जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। जरा अभी ना कैलकुलेशन करके देखो आप खुद भी, आप इन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे ना तो 0 पॉइंट समथिंग करके आपके पास एक लंबा सा आंसर आ जाएगा। आपने उसको अब मल्टीप्लाई करना है 100 से। इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आता है 1.0 कितना है ये, 1.0149 और लंबा सा ये आंसर है। ये है जी परसेंटेज, 1 पॉइंट समथिंग परसेंट। जितना भी लंबा ये आंसर है 1 पॉइंट से ज्यादा है। ये 1 पॉइंट समथिंग परसेंट प्राइस मूव कर चुकी है, अपनी मूविंग एवरेज से डेविएट कर चुकी है। जरा समझो इसको यहां पे, ठीक है, 1% मूव कर चुकी है। अब ओवरऑल जनरल रूल भी यही कहता है कि जब प्राइस 1% से ज्यादा मूव कर चुकी हो, डेविएट कर चुकी हो अपनी मूविंग एवरेज से, तब उसका टाइम आ जाता है वापस नीचे गिरने का। देखो अगर यहां पे प्राइस होती और मैं कैलकुलेट करता तो वो 1% अभी नहीं बनना था। प्राइस यहां पहुंची है, मैंने कैलकुलेट किया तब ये 1% बना है, ठीक है। अब मैं यहां से सेलिंग करूंगा और प्राइस नीचे आएगी। अच्छा, बाइंग की समझ आ गई, इंक्रीज की समझ आ गई। अभी मैंने बहुत कुछ और बताना है आपको, समझो जरा इसको। अब डिक्रीज का भी देख लो कि गिरी हुई प्राइस की परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है। डिक्रीज में हम ये वाली एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये प्राइस उस टाइम मूविंग एवरेज यहां पे थी, कहीं पे प्राइस यहां पे पहुंची हुई थी। तो अब हम डिक्रीज देखते हैं, डिक्रीज को कैसे कैलकुलेट करना है कि ये कितने परसेंट का ये डिक्रीज आया हुआ है प्राइस के अंदर, ठीक है। तो डिक्रीज इन प्राइस का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन बस थोड़ा सा उसको आगे पीछे करना है हमने। डिक्रीज इन प्राइस इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर इस दफा हमने ओरिजिनल नंबर को पहले लिखना है और ओरिजिनल नंबर में से मतलब 100 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज जहां पे है अभी, उसको पहले लिखना है, उसमें से माइनस करना है न्यू नंबर को जो अभी प्राइस है। समझ आ गई? बस ये डिफरेंस है इस फॉर्मूला में। इंक्रीज में हमने न्यू नंबर को पहले लिखना है और उसको ओरिजिनल नंबर में से माइनस कर देना है। डिक्रीज में हमने ओरिजिनल नंबर पहले लिखना है और उसको न्यू नंबर में से माइनस कर देना है। जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास डिक्रीज आ गया। अब इसकी परसेंटेज कैसे बनानी है? तो परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला है जी हमारे पास
वही जो डिक्रीज आया होगा उसको हम डिवाइड करेंगे ओरिजिनल नंबर के साथ, जो ये वाला ओरिजिनल नंबर है सिंपल मूविंग एवरेज वाला नंबर, ठीक है, उससे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब फॉर्मूला में हम ज़रा वैल्यूज पुट करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं तो अभी हमारे पास ओरिजिनल नंबर क्या है, यहाँ पे ये देखो ओरिजिनल नंबर हमारे पास यार ये कहाँ गया, वो आ रहा है जी 1,37,903। हम इसको 1,37,900 राउंड ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर में हम वैल्यू पुट करेंगे, बल्कि इसको मैं मिटा ही दूं, डिक्रीज इन प्राइस इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर क्या है, 1 इशारिया कितना था यार, मेरे ज़हन से ही निकल गया, 37,000 समथिंग। 1,37,900, ठीक है। तो 1,37,900 ओरिजिनल नंबर आ गया हमारे पास, माइनस न्यू नंबर। उस टाइम प्राइस क्या थी जब हम देख रहे थे इसे, उस टाइम प्राइस यहाँ पे थी जी 1,36,200 समथिंग। तो हम इसको 1,36,200 राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो उस टाइम प्राइस थी 1,36,200, ठीक है। इन दोनों को अब आपस में माइनस करेंगे तो डिक्रीज इन प्राइस आ जाएगी हमारे पास। माइनस करें जरा जल्दी से, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाता है 0.017, 0.017, ठीक है। अब हमने इस डिक्रीज को ये देखना है ये कितने परसेंट है, तो परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला क्या है, हम ये डिक्रीज लिखेंगे 0.017, इसको डिवाइड करेंगे ओरिजिनल नंबर से, ये जो ओरिजिनल नंबर है ये मूविंग एवरेज वाला हमारे पास, इसको हम 1.37900 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करें जरा क्या आंसर आता, जो भी आंसर आया आपके पास लंबा सा आंसर होगा उसको अब मल्टीप्लाई कर दो 100 से। मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.2327 समथिंग, लंबा सा ये परसेंटेज आ गई है मेरे भाई आपके पास। 1 पॉइंट समथिंग परसेंट प्राइस नीचे की तरफ डेविएट कर चुकी हुई है, अपने 1.2% से ज़्यादा डेविएट कर चुकी हुई है। देखो 1% के बाद ना 1.1 और 1.2 ये भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। 1.2% डेविएट की हुई है तो वो ज़्यादा है, 1.3% डेविएट की हुई है तो वो उसकी वैल्यू और भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। 1% के बाद एक एक पॉइंट जो प्राइस डेविएट कर रही है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1.2% एक्सट्रीमली प्राइस ने डेविएट कर लिया तो बड़े मुश्किल है कि 1.3 तक भी पहुंच पाए, और अगर 1.3 तक पहुंची हुई है तो समझ लो ये बहुत अच्छा मौका है। तो खैर यहाँ पे 1.2% प्राइस डेविएट कर चुकी है अपनी मूविंग एवरेज से, अब इसने उठना है, और ये कल की बात है, अभी जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये कल की बात है। प्राइस ये H1 चार्ट है ना, प्राइस ने डेविएट किया, अब ऊपर उठना शुरू हुई है, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, प्राइस ने कितना ऊपर उठना है या कितना नीचे गिरना है ये हरगिज मैटर नहीं करता कि अगर प्राइस यहां से ऊपर उठना शुरू होगी तो उसने लाजमी जाके अपनी मूविंग एवरेज को टच करना है, ठीक है। अगर तो ट्रेंड बाय का है, प्राइस डेविएट करती है 1% तो पिछले हाई तक नीचे आ सकती है, वो लेवल्स आपको बता देंगे। या फिर अगर उसने डेविएट करते हुए कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बना दिया, शूटिंग स्टार बना दिया है, या फिर आगे ऊपर एक और छोटी मूविंग एवरेज थी जहां से टकरा के नीचे आ रही है, या फिर वो एक रेजिस्टेंस लेवल था जहां से टकरा के नीचे आ रही है, तो अब आपको पता होगा कि प्राइस मूविंग एवरेज तक जा सकती है और इसको नीचे की तरफ भी टच कर सकती है। आपका जो मैक्सिमम टारगेट होगा वो मूविंग एवरेज तक होना चाहिए, ये मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। अगर रास्ते में कोई आ रहा है, ये देखो ना यहां पर सिर्फ यही लो आ रहा था, एक ये लो और ये मूविंग एवरेज तकरीबन एक जगह पे थे, तो यहां पे मेरा टारगेट ये मूविंग एवरेज ही रहेगा। हाँ, इस रास्ते में कोई और अच्छा रेजिस्टेंस लेवल आ रहा होता तो मैं टारगेट वहां तक रखता। ये बड़ा इजी है, बड़ा आसान है, आपको पता चल जाएगा। और स्पेशली जब ये डेविएट हुई हो तो देखो मैं यहां से सेल करता हूँ, सॉरी यहां से बाय करता हूँ,
प्राइस और सेलिंग में चली जाती है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो जितना ज़्यादा सेल में जा रही है वो उतना ही ज़्यादा डेविएट करती जा रही है, उतना ही ज़्यादा वो इलास्टिक, वो रबर खिंचता चला जा रहा है, अब उतनी ही तेज़ी से वापस जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस थोड़ा सा अगर बड़ा भी रख, स्टॉप लॉस तो रखना ही रखना है ना, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा भी रख देता हूँ स्टॉप लॉस, तो वो एटलीस्ट प्राइस मेरे स्टॉप लॉस के पास जितना ज़्यादा पहुँचेगी ना तो मुझे ज़्यादा खुशी भी होती रहेगी साथ साथ। यहाँ पे वैसे आप प्राइस स्टॉप लॉस के पास पहुंचे, आपका दिल धक 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 कर रहा होता है, यहाँ पे आपकी प्राइस जितना उसके पास पहुंचेगी आप ज़्यादा खुश हो रहे होगे कि हाँ यार और ज़्यादा डेविएट कर रही है, किसी भी टाइम मुड़ सकती है ये वापस। और अगर वहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन जाए बड़ा शानदार किस्म का, तो मैं कहता हूँ कमाल है यार। और अगर वो एक बड़ा अच्छा सपोर्ट लेवल भी हो तो वो और भी कमाल है। और अगर वहाँ पे इस डेविएशन में नीचे से कोई और मूविंग एवरेज भी आ रही हो, जो 4 मूविंग एवरेज आपको दिखाई हैं उनमें से कोई एक आधी आ रही हो, बड़ा कम चांसेस होते हैं, लेकिन अगर आ जाए तो मैं कहता हूँ ये उस पर भी सोने पे सुहागा है। ठीक है मेरे भाई, अब मैं आपको इस कैलकुलेशन से जान छुड़वाना चाहता हूँ। ये कैलकुलेशन करते हुए देखा मुझे कितना टाइम लगा, क्योंकि मैंने एक अरसा हो गया कैलकुलेशंस नहीं की, ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ। आप जाहिर है प्राइस देख के कैलकुलेशन करने तो नहीं ना बैठ जाओगे कितने परसेंट है। देखो पहली दफ़ा तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ये यूएसडी और कैड का पेयर है, H1 पेयर है। इसमें आपने कैलकुलेट किया कि यहाँ से या यहाँ से जहाँ भी थी प्राइस यहाँ तक पहुँची तो 1% डेविएट कर गई हुई थी। ज़रा गौर करो, इसको लिखो अपने पास। इससे आपने देखा वो प्राइस क्या थी, 1,37,900 वो प्राइस थी, ठीक है। और नीचे क्या था यार, ये 1,36,200, 1,37,900 से 1,36,200। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1,37,900 से प्राइस डेविएट कितना की हुई है, 1,36,200। इन दोनों प्राइजेस में कितने पॉइंट्स का या कितने पिप्स का फर्क है ज़रा मुझे बताओ। देखो 1,37,900 है एक साइड पे और 1,36,200 है। अगर ये फिगर होता 1,37,200 और 1,37,000, मैं आपको लिख के बता देता हूँ ताकि आपको ये समझ आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये फिगर होता है मूविंग एवरेज होती है 1,37,200 और प्राइस इस टाइम आ चुकी होती 1,36,200। मुझे बताओ ये कितने पिप्स का डिफरेंस है मेरे भाई, ये 1,000 पॉइंट्स और 100 पिप्स का डिफरेंस है, ठीक है। बड़ा सिंपल है, पता चल रहा है आपको। अगर नहीं पता चल रहा तो पूरा कोर्स फिर दोबारा देखो यार, अगर अभी भी ये पता नहीं चल रहा कि ये कितने पिप्स हैं और कितने पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये 100 पिप्स या 1,000 पॉइंट्स का डिफरेंस है। 37,200 और 36,200 में कितना फर्क होता है मुझे बताओ। मैं आपको कहूँ मेरे पास 37,200 रुपये थे और अब 36,200 रुपये रह गए हैं, आप कहोगे भाई 1,000 रुपये तुम्हारे चले गए। तो ये 1,000 पॉइंट्स हैं या फिर 100 पिप्स हैं, क्योंकि एक पिप में 10 पॉइंट्स होते हैं। तो एक्चुअल फिगर अभी हमारे पास क्या थे बोला, 1,37,900 और 1,36,200। अब मुझे बताओ जरा ये कितने पॉइंट्स का डिफरेंस था। मैं अगर आपको कहता हूं मेरे पास 1,37,900 थे और अब मेरे पास 1,36,200 रुपये बाकी रह गए हैं, तो आप कहोगे भाई तूने 1,700 रुपये खर्च कर लिए हैं। तो मेरे भाई ये 1,700 पॉइंट्स का डिफरेंस है प्राइस में, या फिर 170 पिप्स का डिफरेंस बोल लो, इससे साफ पता चल रहा है। तो आज मैंने इन लेवल्स के ऊपर जब कैलकुलेट किया परसेंटेज को, तो मुझे पता चल गया कि जब प्राइस 1,700 पॉइंट्स या 170 पिप्स डेविएट कर गई हो यूएसडी कैड के पेयर के H1 चार्ट के अंदर,
1700 पॉइंट्स डेविएट कर गई हो तो इसका मतलब होता है वो 1.2% डेविएट कर गई हुई है। इसको मैं अपने पास लिख के फौरन रख लूंगा, कहीं भूल ना जाऊं, ताकि मुझे आइंदा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। मैं सिर्फ प्राइस देखूं इस टाइम क्या है और वो मूविंग एवरेज इस टाइम कहां पे है, मैं उन दोनों में डिफरेंस देखूं कि क्या वो 1700 पॉइंट्स का डिफरेंस बनता है या 170 पिप्स का डिफरेंस बनता है। अगर बनता है तो मैं समझ गया कि ये 1.2% की डेविएशन है। अगर वो डिफरेंस इस दफा है जी 1500 पॉइंट्स का या 150 पिप्स का, तो अभी भी मुझे पता चल जाएगा कि ये तकरीबन 1%, 1.1 या 1% की डेविएशन है, क्योंकि 1700 हो तो 1.2% की डेविएशन ऐसी है। तो मुझे बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी मेरे भाई, समझो इसको। तो मैं एक रेंज सेट कर लूंगा अपनी कि यार जब भी यूएसडी कैड का पेयर H1 चार्ट के अंदर 100 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज से 1500 पॉइंट्स से ऊपर डेविएट कर गया हो ना, तो इसका मतलब है वो 1% से ऊपर डेविएट कर गया हुआ है। अब मुझे बार बार परसेंटेज कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये 1500 से जितना ऊपर होगा, 1700 पॉइंट्स जैसे अभी डेविएट की हुई थी तो 1.2% था। अगर प्राइस 1800 पॉइंट्स डेविएट कर जाती है तो 1.2 समथिंग या 3% तक होगा। अगर प्राइस अभी डेविएट की हुई है 1200 पॉइंट्स, तो अभी मैं सेल नहीं करूंगा, क्योंकि अभी ये 1% पूरा नहीं हुआ। 1500 होगा तब 1% होगा। 1500 से ऊपर जितनी डेविएशन मिल जाए ओके है, वरना मैं 1500 से सेल कर दूंगा। 1500 से मैंने सेल किया और प्राइस 1600 के डेविएशन पे चलेगी, कोई मसला नहीं, मजीद डेविएट करती जा रही है, गिरेगी नीचे। समझ आई इस बात की? तो मुझे यूएसडी कैड का पता चल गया कि H1 चार्ट के ऊपर मैंने डेविएशन कैसे कैलकुलेट करनी है। अब मेरी बात सुनो, ये मैं यूएसडी CHF के पेयर में आ गया हूं। यहां पे और यहां पे ये प्राइस कितने परसेंट डेविएट हुई हुई है, ठीक है। आप फॉर्मूला में ये वैल्यूज पुट करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। हो सकता है यहां पे आपके पास आंसर आए 0.9% की डेविएशन है, 0.9% की डेविएशन है। आप उस 0.9% की डेविएशन को, जितने भी ये पिप्स या पॉइंट्स बनते हैं, अपने पास लिख के रख लोगे कि यूएसडी CHF का जो पेयर है वो इतने पिप्स या पॉइंट्स ऊपर चला गया हो ना, तो ये 0.9% की डेविएशन होती है या 1% की डेविएशन, जितना भी परसेंटेज आपके पास आता है, ठीक है। ताकि आपको दोबारा कैलकुलेशन ना करनी पड़े, सिर्फ पिप्स का डिफरेंस देख के आपको पता हो ये कितने परसेंट का डिफरेंस है। अब मेरे भाई अलग अलग पेयर्स ओपन करोगे ना, तो ज़रूरी नहीं है कि सब में 1% तक डेविएशन पहुंचे, 1% से ज़्यादा डेविएशन पहुंचे तब ही प्राइस ने नीचे आना हो। कुछ पेयर्स ऐसे हैं, यार कहाँ गया, कुछ पेयर्स ऐसे हैं जो 0.8% तक प्राइस जिनमें डेविएट करती है तो बाद में नीचे गिर जाती है, या फिर नीचे की तरफ डेविएट करती है तो ऊपर उठना शुरू हो जाती है, 0.8%। कुछ पेयर्स ऐसे हैं जिनमें 1.5% प्राइस डेविएट करती है, फिर हम उसको समझते हैं कि ये ओवरडन हो चुकी है, इलास्टिक खिंच चुका है। कुछ पेयर्स का इलास्टिक ढीला है, कुछ का टाइट है, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा? आप वो पेयर ओपन करोगे, उसकी हिस्ट्री जाके देखोगे कि हिस्टोरिकली इस पेयर के अंदर प्राइस कितने परसेंट यूजुअली डेविएट करने के बाद नीचे गिरती है। यहां पे इसने कितना डेविएट किया था तो नीचे गिरी थी, यहां पे कितना डेविएट किया था तो नीचे गिरी थी, यहां पे कितना डेविएट किया था नीचे गिरी थी। अलग अलग एग्जांपल्स फाइंड करके देखो कि एक एवरेज आपको क्या पता चलता है कि कितना प्राइस डेविएट कर जाए तो नीचे गिरती है। हो सकता है इस पेयर में आप एक नतीजे पे निकलो कि इस पेयर में तो मुझे कभी 1% तक की डेविएशन मिली नहीं है, प्राइस 0.9% तक पहुंचती है, 0.8% तक पहुंचती है और फिर वापस आ जाती है। तो इसकी एक रेंज आप सेट कर लोगे अपने पास कि यूएसडी CHF का पेयर H1 चार्ट के ऊपर 0.8% डेविएट करता है
तो मैंने समझ जाना है कि मैं यहाँ पे तैयार हो जाऊँ। यहाँ पे नहीं मैंने वेट करना है कि ये 1% या 1.2% तक डेविएट करेगा, ये पेयर इतना डेविएट करता ही नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आपने लिख के रख लिया, यूएसडी CHF की अलग एक हेडिंग बनाई, समझ रहे हो ना। मैंने इस तरह किया हुआ है, लेकिन मैं वो आपको दूंगा नहीं, मैंने आपको हैंडीकैप नहीं करना। ये आपका होमवर्क है, ये बड़ा ठीक ठाक होमवर्क है, ये बहुत काम आने वाला है, बहुत पैसा बनाओगे इससे, सही कह रहा हूं। आप एक हेडिंग देते हो जी, मैं यूएसडी CHF का पेयर ट्रेड करता हूं। यूएसडी CHF के पेयर के मैं H1 चार्ट की पहले बात करता हूं जी। तो आप आगे लिखोगे H1 चार्ट के अंदर ये 0.8% तक डेविएट करता है, इससे ज़्यादा मुश्किल ही है। तो मेरी लिमिट जो सी है वो 0.8% है। जब भी मुझे 0.8% की डेविएशन मिल जाए इस पेयर के H1 चार्ट के अंदर, तो मैं सेलिंग या बाइंग कर लूँगा, ठीक है। उसके आगे आप लिखोगे कि इस पेयर के H1 चार्ट के अंदर 0.8% कितने पिप्स या पॉइंट्स बनते हैं, ताकि आपको बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े। तो आप बोलोगे कि मैंने देखा कि ये पेयर 1200 पॉइंट्स या 120 पिप्स जो बनते हैं, इतना डेविएट कर गया हो तो वो 0.8% बनता है। मतलब आगे फ्यूचर में मोर देन 1200 पॉइंट्स की अगर मुझे डेविएशन मिल जाती है तो मैं इसको सेल करूंगा। मैं 1200 पे इसको सेल कर दूंगा या बाय कर दूंगा। लेकिन अगर डेविएशन 1300 की है तो ज़्यादा अच्छी बात है, 1400 की है तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन अगर 1000 की है तो मैं अभी इसको सेल नहीं करूंगा, क्योंकि वो 0.8% तक नहीं पहुंची अभी। तो ये यूएसडी CHF का एक पूरा आपके पास वो उसका कच्चा चट्टा आ गया, मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अब आप यूएसडी कैड को ले लेते हो। इस पेयर में क्या होता है, आप कहते हो जी इसके H1 चार्ट के अंदर मैंने देखा प्राइस 1% से डेविएशन स्टार्ट कर देती है अपना। अब 1% से ज़्यादा 1.2 भी हो, 3 भी हो तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। मैं 1% पे इसको बाय या सेल कर दूंगा अकॉर्डिंग टू डेविएशन, ठीक है। इसमें 1% कितने पिप्स बनता है H1 चार्ट के अंदर, आप कहते हो जी वो 1300 पिप्स या 1300 पॉइंट्स या 130 पिप्स बनता है, ठीक है। तो ताकि आपको कैलकुलेशन ना करनी पड़े, तो अब आपने एक इसका टारगेट सेट कर लिया कि जब भी मुझे ये पेयर 1300 पॉइंट्स से ज़्यादा डेविएट हुआ मिलेगा या 1300 पे ही मिलेगा, तो मैं समझ जाऊंगा ये 1% डेविएट हो चुका है, मैं अब इसको सेल या बाय कर दूंगा। डेविएशन ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, समझ गए हो ना, ठीक है। ये आपके पास यूएसडी कैट का H1 चार्ट आ गया। जब भी ओपन करोगे देख लेना कितने पिप्स, और फिर बाद में आपके फिंगर टिप्स पे आ गया होना, आपको ये लिखा हुआ देखने की भी जरूरत नहीं पड़नी। आपने कौन से 20 25 पेयर्स ट्रेड करने हैं, 5-6 पेयर्स मैक्सिमम ट्रेड कर रहे होगे। हर पेयर का आपको पता होगा कि H1 चार्ट के अंदर ये कितने पिप्स ऊपर या नीचे गया हो अपनी मूविंग एवरेज से, तो मैंने यहाँ से तैयार हो जाना सेलिंग या बाइंग के लिए। अभी के लिए लिख के रखोगे, ये आपका होमवर्क है। अलग अलग पेयर्स का H1 चार्ट के ऊपर देखो कितने % की वो डेविएशन हिस्टोरिकली करते आ रहे हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये पेयर कितने % तक डेविएट करता है, उसके बाद गिर जाता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई पेयर 1.2% करता होगा, कोई पेयर 0.7 से ही गिर जाता होगा या उठ जाता होगा, कोई पेयर हो सकता है 2% पे चला जाए। तो ये आपने कैलकुलेट करना है। H1 चार्ट की हिस्ट्री देखोगे सब पता चल जाएगा। 100 पीरियड की मूविंग एवरेज ड्रॉ करो और एक अपना ये वेपन तैयार करो। ये बड़ा खतरनाक वेपन है जो दे दिया आज आपको। उसके बाद ये सब हो गया, ये सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया। अब आओ जरा इधर, 100 पीरियड की मूविंग एवरेज है, H1 चार्ट है, सारा आपने हिस्ट्री बना ली अपने पेयर्स की, सब कुछ कंप्लीट कर लिया। उसके बाद पता है क्या करना, अब फिर से कोई एक पेयर खोलना, 100 पीरियड की मूविंग एवरेज ड्रॉ करना और H4 चार्ट पे चले जाना। H1 का सब कुछ कर लेने के बाद, स्ट्रिक्टली कह रहा हूं, स्ट्रिक्टली H1 का सब कुछ कर लेने के बाद मिक्सअप नहीं करना, जाया कर लोगे इसे प्लीज।
सारा होमवर्क कर लेने के बाद अब दोबारा से हर वो पेयर ओपन करना शुरू करना और अब उसका H4 चार्ट ओपन करना। उसके H4 चार्ट में जाके देखना कि वो कितने परसेंट H4 की कैंडल्स प्राइस से डेविएट करने के बाद नीचे गिरती हैं। आपको देखो ना, ये डेविएशन आपने देखी कि इतना डेविएट की हुई थी, यहाँ पे भी इतना डेविएट की हुई थी, तो ये वाला आपके लिए डेविएशन नहीं रहेगा कि ये तो नॉर्मल है, इससे ऊपर भी जा सकता था, यहाँ पे गया हुआ है। एक एवरेज आपको मिल जाएगा कहाँ कहाँ पे H4 चार्ट के अंदर ये कितना डेविएट करने के बाद नीचे गिरता है। अब मेरे भाई H4 का डाटा बनाओ अपने पास इस पेयर का कि USD CAD हेडिंग दी, उसके बाद नीचे लिखा H4 चार्ट, उसके बाद आपने H4 चार्ट के आगे लिखा कि H4 चार्ट के अंदर ये इतने परसेंट डेविएट करने के बाद प्राइस गिरती या उठती है नॉर्मली। परसेंटेज आ गई फॉर्मूला वगैरह करने के बाद। अब वो परसेंटेज कितना बनती है, तो आप लिख दोगे जी कि H4 चार्ट के अंदर प्राइस अगर 2500 पॉइंट या 3000 पॉइंट ऊपर चली गई हो तो वो इतने परसेंट की डेविएशन बनती है, जो मेरा टारगेट है। इसके बाद मैं बाय सेल करूँगा। ठीक है, तो आपने H4 के अंदर भी एक वो फिगर मिल गया आपको कि H4 में आके आप देखो कि अगर प्राइस उतने पिप्स डेविएट कर चुकी है अपनी H4 वाली 100 मूविंग एवरेज से, तो आप H4 के हिसाब से उसको सेल कर दो, क्योंकि हो सकता है इस टाइम तुम्हें H1 में जाओ तो डेविएशन ना मिल रही हो, लेकिन H4 में मिल रही है, करो सेल इसे। अब इस तरह दूसरे पेयर का H4 का डाटा सारा अपने पास इकट्ठा करके रखो। टाइम लगेगा, मुझे पता है ये होमवर्क टफ है, टफ नहीं है, लंबा है। टफ तो बिल्कुल भी नहीं है, सब बता दिया आपको। H4 जितने पेयर ट्रेड करते हो, H1 का भी सारा का डाटा बना लिया, H4 का भी बना लिया। अब आ जाओ D1 पे। D1 पे जाके देखो कि नॉर्मली प्राइस कितना डेविएट करने के बाद वापस गिरती है। देखो ये डेविएशन नॉर्मल नहीं थी, ये डेविएशन तो एक सोने की चिड़िया थी, ये एक लिटरली सोने की चिड़िया थी ये वाली डेविएशन। क्योंकि D1 पे आप देखोगे कभी भी प्राइस इतना डेविएट नहीं की होगी, कभी भी नहीं की होगी। नॉर्मली देखो D1 पे इस तरह डेविएट कर रही है, जोन सा भी ये चार्ट है, USD CAD का चार्ट है। तो आपने इन नॉर्मल डेविएशंस को देखते हुए एक रेंज बनानी है कि डेली चार्ट के ऊपर प्राइस इतने परसेंट डेविएट कर जाए तो वापस नीचे गिरती है। तो आपने क्या लिखना है, USD CAD D1 चार्ट। D1 पे कितने परसेंट डेविएशन आती है जी, आप कहते हो जी नॉर्मली मैं देखता हूं इतने परसेंट डेविएशन आके प्राइस नीचे या ऊपर गिर जाती है। D1 के ऊपर ये इतने परसेंट क्या बनता है, आप कहोगे इतने परसेंट बनता है 5000 पॉइंट्स या 500 पिप्स। तो अब D1 पे अगर कभी मुझे 500 पिप्स या 5000 पॉइंट या उनसे ज्यादा की डेविएशन मिल जाए तो मैं डेली चार्ट के हिसाब से सेल कर दूंगा। USD CAD की अगर आप बात करोगे तो नॉर्मली ये देखो कितना डेविएट करके वापस आ जाती है प्राइस, और ये वाला डेविएशन तो डेविएशन ट्रेडर्स के लिए मैं कहता हूं कि वो क्या कहते हैं इसको, $1 मिलियन ट्रेड थी यार ये। ठीक है, हर पेयर जो आप ट्रेड करते हो कॉपी पेंसिल ओपन करके उसका H1 से लेके M30 पे नहीं जाना, H1 से लेके H4 और D1 सारा डाटा आपके पास होना चाहिए डेविएशन का, कितने पिप्स बनते हैं, कितने परसेंट बनते हैं। मेहनत करो, H1 से स्टार्ट करो। आज का दिन सिर्फ H1 देखो अपने पेयर्स का, जाके डाटा बना के रख लो। कल का दिन H4 के लिए रख लेना, डाटा बना के रखो। परसों D1 कर लेना, एक पेपर बना के रखो। मैं जितने पेयर्स ट्रेड करता हूं मैंने सबका एक डाटा बना के अपने पास रखा हुआ है। मुझसे मांगोगे मैं नहीं दूंगा। मैंने क्या छुपा के रखा हुआ है तुमसे, मुझे बताओ। हर चीज बता दी है आपको, स्टिल अब मुझे कहोगे कि सर आप वो अपना बना हुआ दे दें। मुझे लिटरली गुस्सा आ जाना है यार, तुम क्यों नहीं बना सकते? तुम कुछ करना ही नहीं चाहते तो मैं भी फिर देना नहीं चाहता यार। मैंने तुम्हें बता दिया वो कैसे बनाना है, तो अब खुद बनाओ इससे।
ठीक है, कैलकुलेशंस करोगे, तुम्हारा हाथ सेट होगा, तुम्हारा दिमाग सेट होगा, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अपने इस लंबे होमवर्क के अंदर। अब आप मुझे कहते हो जी मुझे वैसे ही बता दें आपने कैलकुलेट करके क्या रखा हुआ है, यूएसडी कैट H1 चार्ट के ऊपर कितने पिप्स ऊपर जाता है तो आप सेल करते हैं, मैं तो नहीं बताऊंगा। मैंने तुम्हें फॉर्मूला बता दिया, तुम कर लो कैलकुलेट। मैंने कोई चीज छुपा के रखी हुई आपसे? तो मेरे भाई खुद बनाओ, इससे बहुत बहुत कुछ सीखने वाले हो। ठीक है, तो वो लास्ट बैचेस में कुछ ऐसे हुआ है ना, स्टूडेंट्स मुझे कहते थे कि सर आप अपना बनाया हुआ वो चार्ट हमें दे दें। यार तुम नहीं बना सकते, यहाँ तो ना तुम बना नहीं सकते, मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया, तुम बनाना चाहते नहीं हो तो मैं भी देना नहीं चाहता। मुझे ऐसे स्टूडेंट्स ही नहीं चाहिए। ये थोड़ा लंबा काम है, थोड़ा लेंथी काम है, और ये तुम्हें बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स दे के जाने वाला है। ये थोड़ा लेंथी होमवर्क है, करके रखो इससे, और जब भी कभी फिर आइंदा उसको डेली पढ़ते रहो और डेली मौके ढूंढो। जब भी कभी आइंदा इस तरह की डेविएशन मिले, घुसो ट्रेड के अंदर, स्टॉप लॉस रख के घुसना है। ठीक है, ये डेविएशन ज़्यादा होगी, इलास्टिक ज़्यादा खींचा जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन स्टिल स्टॉप लॉस यूज़ करना है आपने। नथिंग इज़ परफेक्ट, कोई भी स्ट्रेटेजी इस मार्केट में परफेक्ट नहीं है। इसके भी कुछ कॉन्स हैं जो वक्त के साथ साथ आपको नज़र आएंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए इसको यूज़ करो, ये बहुत शानदार चीज़ है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने इसमें खुद को बड़ा डेवलप करना है। वो चीज़ें आप सीखोगे जो मैं आपको चाह के भी अभी सिखा नहीं ना सकता, वो तजर्बा है आपका। फील होती है यार मार्केट की, एक डेविएशंस की भी एक फील होती है कि ये वाली डेविएशन तो मुझे ये एंड तक जाएगी, लेके जाएगी। ठीक है, ये आखिरी चीज़ थी और ये मेरी फेवरेट चीज़ थी जो मैं ट्रेड करता हूँ। अब अगले लेक्चर्स में हम कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशंस करने वाले हैं, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के ऊपर जो रहते दम तक आपके काम आने वाली हैं। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। थैंक यू, खुदा हाफिज़।